तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक शानदार और इंटरेस्टिंग सी पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रास पटून्स बाय लैंगस्टन ह्यूज। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो लैंगस्टन ह्यूज इनका जो जन्म है वो 1 फरवरी 1901 जॉपलिन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। दोस्तों वो एक अमेरिकन पोएट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवेलिस्ट, प्ले राइट एंड कॉलमनिस्ट थे। दोस्तों उन्हें जैज पोइट्री के इनोवेटर्स भी माना जाता था। उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स है जैसे कि द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, द वेरी ब्लूज, लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन एंड ड्रीम्स एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 22 मई 1967 में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम के टाइटल का मीनिंग क्या है, यानी कि इस पोएम के टाइटल का मतलब क्या है वो भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए पोएम के टाइटल के बारे में तो हमारे पोएम का टाइटल है ब्रास पटून्स। दोस्तों ये जो बात है वो पहले सुनने में आपको सिंपल लग सकती है, यानी कि जो ब्रास पटून्स है ये आपको सुनने में बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। दोस्तों ब्रास का मतलब होता है पीतल का चमकदार मेटल और स्पटून का मतलब होता है थूकदान, यानी कि वो बर्तन जिसमें लोग थूकते हैं, स्पिट करते हैं। मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो असल में गंदगी के लिए यूज़ होती है पर जब उसे पॉलिश कर दिया जाता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती है क्योंकि वो पीतल से बनी हुई होती है। अब हमारे पोएट ने ये जो टाइटल है वो इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये जो ब्रास पटून है यही हमारी पूरी पोएम का सिंबल है। मतलब कि जो बाहर से चमकता है और उसमें अंदर से लेकिन क्या है तो गंदगी है। दोस्तों ये जो चीज़ है ना ब्रास पटून्स, ये हमारे उस सोसाइटी को भी दिखाता है जो कि ऊपर से तो रिच है, क्लीन है और सक्सेसफुल दिखती है, यानी कि बाहर से कैसी है तो बहुत ही चमकदार और साफ सुथरी दिखती है, पर अंदर से कैसी है तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंदी है। साथ ही साथ ये जो पोएम है इस पोएम में वर्कर की लाइफ्स को भी शो किया गया है, यानी कि वो उस रोज़ मतलब कि रोज़ उस गंदगी को साफ करते हैं, उस ब्रास पटून को साफ करते हैं, उसे चमकाते हैं, पर उन्हें खुद को रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिल पाती है। मतलब ये जो टाइटल है वो हमें याद दिलाता है कि चमक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान इंपॉर्टेंट है। और ये टाइटल पूरी पोएम का जो मेन मैसेज है वो एक ही इमेज में समझा देता है। तो आई होप आपको ये जो टाइटल है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का थीम और मैसेज जान लेंगे, यानी कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, किस बारे में बात की गई है, हमें पोएट क्या समझाना चाह रहे हैं, ये भी हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेंगे ताकि आपको पोएम समझते वक्त कोई भी डिफिकल्टी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पोएम का मेन मैसेज यानी कि थीम क्या है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में तो ये जो पोएम है वो उस टाइम के अमेरिका को दिखाती है जब ब्लैक लोगों के साथ बराबरी का बिहेवियर नहीं होता था। यानी कि जो ब्लैक लोग होते थे, यानी कि जो स्किन में थोड़े काले होते थे, ब्लैक होते थे, उनके साथ जो है वो बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं होती थी, बिल्कुल भी बराबरी का बिहेवियर नहीं किया जाता था। उस टाइम जो है वो दोस्तों अमेरिकन ड्रीम नाम का जो आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। अब ये जो अमेरिकन ड्रीम क्या है तो ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों अमेरिकन ड्रीम का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान मेहनत करे तो वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है, पैसा कमा सकता है, अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर दे सकता है और रिस्पेक्ट के साथ जी भी सकता है। मतलब कि सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी रेस से हो। लेकिन इस पोएम में हमारे पोएट दिखाते हैं कि ये जो सपना है ना अमेरिकन ड्रीम वाला, ये सबके लिए सच नहीं था, क्योंकि जो ब्लैक वर्किंग क्लास के लोग थे वो चाहे कितनी भी मेहनत करें उन्हें सिर्फ छोटे काम दिए जाते थे, कम पैसा मिलता था और इंसल्ट ही मिलती थी। हमारी पोएम का मेन थीम रेशियल ऑपरेशन है, मतलब कि सिर्फ स्किन कलर की वजह से लोगों को नीचा दिखाना, उनमें भेदभाव करना। साथ ही ये जो पोएम है वो ये भी दिखाती है कि कैसे छोटे और गंदे काम करते करते इंसान की डिग्निटी को हर्ट किया जाता है, उसकी इज्जत को मतलब कि नीचा दिखाया जाता है, जैसे वो इंसान नहीं बस एक मशीन हो। यहाँ पर हमारी पोएम में जो है वो पोएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी दिखाते हैं कि मेहनत तो ज़्यादा है पर पैसा बहुत ही कम है। और दोस्तों एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारे पोएट ये भी बताते हैं कि एक वर्कर के अंदर भी सपने होते हैं, फैमिली, फेथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ होता है। इस तरह ये जो पोएम है वो अमेरिकन ड्रीम का आइडिया, यानी कि जो अमेरिकन ड्रीम का आइडिया है उस पर क्वेश्चन करती है कि और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में सबको बराबर का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से समझने की कोशिश
कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी शुरुआती लाइंस आती है, क्लीन द स्पटून्स बॉय, डेट्रॉइट, शिकागो, अटलांटिक सिटी, पाम बीच। दोस्तों यहाँ पर जब लाइन आती है क्लीन द स्पटून्स बॉय, तो सबसे पहले बॉय शब्द पर ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर सच में कोई छोटा बच्चा नहीं है, यानी कि सच में कोई बॉय नहीं है जो छोटा है, बल्कि एक बड़े ब्लैक आदमी को बॉय करके बुलाया जा रहा है। दोस्तों इस टाइम जो है वो ये जो वाइट लोग होते थे, यानी कि जो गोरे लोग होते थे ना, वो ब्लैक आदमियों को भी बॉय बोलते थे ताकि उनको छोटा, कमज़ोर और नीचा फील करवाया जा सके। पोइट ने जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया है ताकि हमें तुरंत समझ आए कि यहाँ पर रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। क्लीन द स्पटून्स का मतलब है कि थूकदान को साफ करो, मतलब कि जहाँ पर लोग थूकते हैं उसको साफ करो, मतलब सबसे गंदा और नीचा काम। दोस्तों ये जो काम है वो ऐसा है जिसमें बदबू है, गंदगी है और इंसल्ट तो सबसे ज़्यादा है। पोइट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि ब्लैक लोगों को ऐसे काम दिए जाते थे जिसमें उनकी फीलिंग्स या फिर उनकी जो डिग्निटी है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। ये रेशियल ऑपरेशन का सीधा एग्जाम्पल है कि सिर्फ स्किन कलर की वजह से किसी को नीचा काम दिया जाता है, ऊपर से उनकी इंसल्ट भी की जाती है। अब दोस्तों फिर जब आगे अलग अलग शहरों के नाम आते हैं जैसे कि डेट्रॉइट, शिकागो, अटलांटिक सिटी, पाम बीच एक्सेट्रा, तो ये जो पोएट है ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो मतलब कि रेशियल ऑपरेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक जगह की नहीं है, चाहे बड़ा शहर हो या फिर अमीर लोगों की हॉलीडे डेस्टिनेशन हो, हर जगह सेम हाल है। मतलब पूरे देश में ब्लैक वर्किंग क्लास को ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा है। ये सिटीज़ इसीलिए मेंशन की गई है क्योंकि ये सबसे फेमस और अमीर जगह थी जहाँ पर पैसा और चमक दोनों ही चीज़ें दिखती थी। पर उस चमक के पीछे का सच ये था कि कोई ब्लैक वर्कर चुपचाप गंदगी साफ कर रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी दिख रही है कि एक साइड तो लोग जो है वो मतलब कि जो अमीर लोग हैं, जो वाइट लोग हैं, वो मज़े कर रहे हैं, यानी कि वो इंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी साइड में सिर्फ कोई सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए इंसर्ट सह रहा है और गंदा काम कर रहा है। हमारे पोएट का इंटेंशन ये है कि हम समझ पाए कि ये जो अमेरिकन ड्रीम नाम की जो चीज़ है जिसमें बोला जाता था कि सबको इक्वल चांस मिलता है, वो इन लोगों के लिए सच था ही नहीं। मतलब कि जो ब्लैक लोग थे इनको उसमें मतलब कि ऐड ही नहीं किया जाता था। हर जगह उन्हें बस एक ही आवाज़ सुननी पड़ती थी कि क्लीन द स्पटून्स बॉय, मतलब कि उनका सपना नहीं बल्कि उनका काम रिपीट हो रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइंस में हमें समझाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, क्लीन द स्पटून्स द स्टीम इन द होटल किचन। दोस्तों यहाँ पर जब लाइन आती है क्लीन द स्पटून्स, तो यहाँ पर फिर से वही ऑर्डर रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार बॉय शब्द का यूज़ नहीं किया गया है, पर फिर भी फील तो वही है, मतलब कि एक तरीके से हुक्म दिया जा रहा है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो काम है वो उस आदमी की पहचान बन चुका है। जैसे नाम या फिर उसकी पर्सनैलिटी जो है वो मैटर ही नहीं करती है, बस उसका काम ही उसकी आइडेंटिटी है। पोइट ने ये जो लाइन है उस लाइन को इसलिए रिपीट किया है क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक बार की इंसल्ट नहीं है, ये रोज़ का रूटीन है, यानी कि हर दिन हर जगह वही आवाज़, वही काम, सेम चीज़ें होती है उन लोगों के साथ। इस रिपीटेशन से हमें फील होता है कि ये जो ब्लैक वर्किंग क्लास वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ एक सर्कल में फंसी हुई है, ना ही तो वहाँ पर चेंज है, ना ही वहाँ पर ग्रोथ है, बस सेम काम बार बार उन्हें करना पड़ता है और साथ ही साथ इंसल्ट भी सहन करनी पड़ती है। दोस्तों आगे फिर जब लाइन आती है द स्टीम इन होटल किचन्स, तो यहाँ पर पोइट हमें एक सीन दिखाना चाहते हैं। होटल किचन में जो भाप होती है, गर्मी होती है, पसीना होता है, वो सब इमेजिन करो। किचन में काम करना आसान नहीं होता, ऊपर से स्टीम और हीट की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पोइट ये बताना चाहते हैं कि ये जो काम है वो सिर्फ नीचा ही नहीं है बल्कि फिजिकली भी बहुत ही टफ है। अमीर लोग होटल में आराम से जो है वो खाना खा रहे होते हैं, पर पीछे किचन में कोई इतनी गर्मी और थकान में काम कर रहा होता है। दोस्तों ये एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट दिखाने का तरीका है कि एक साइड तो कंफर्ट है और दूसरी साइड कोई स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर डीह्यूमनाइजिंग नेचर को भी दिखाया गया है क्योंकि किसी को इतनी मुश्किल कंडीशंस में भी काम करना पड़ रहा है, पर उसकी मेहनत को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। हमारे पोएट का इंटेंशन ये है कि हम उस भाप और गर्मी को फील करें ताकि हमें समझ आए कि ये सिर्फ एक सिंपल जॉब नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ है जहाँ पर इंसान को अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए अंदर ही अंदर लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, एंड द स्मोक इन होटल लॉबीज। दोस्तों यहाँ पर जब कहा जाता है एंड द स्मोक इन होटल लॉबीज, तो पोइट हमें होटल के अंदर का सीन जो है वो और भी ज़्यादा क्लियरली दिखा रहे हैं। दोस्तों जो लॉबी होती है ना, वो ऐसी जगह है जहाँ पर अमीर लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, सिगार या फिर सिगरेट पीते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्मोक है वो सिर्फ धुआं नहीं है, वो एक सिंबल है उस हवा का जो हैवी है और घुटन वाली है। मतलब जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ गंदगी ही नहीं साफ करनी पड़ती बल्कि उस धुएं को भी झेलना पड़ता है। अमीर लोग मज़े के साथ बैठकर स्मोक कर रहे होते हैं, पर
पर उनके पीछे कोई उसका असर भी सह रहा होता है। पोएट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि कंफर्ट एक साइड पर है लेकिन जो स्ट्रगल है वो दूसरी साइड है। यानी कि जो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं उन्हें शायद पता भी नहीं होता कि उनकी वजह से किसी और को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों फिर लाइन आती है एंड द स्लाइम इन होटल स्पटून्स। दोस्तों यहाँ पर ये जो स्लाइम शब्द है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्लाइम का मतलब यहाँ पर है ये जो चीज़ है वो एक चिपचिपी सी गंदी सी चीज़ को शो करता है जो थूकदान के अंदर होती है। यानी कि हमारा जो थूक होता है, स्पिट होता है, वो बहुत ही चिपचिपा सा होता है और जो थूकदान के अंदर होता है उसे यहाँ पर स्लाइम बोला गया है। पोइट ने जो वर्ड है वो इसलिए यूज़ किया है ताकि हमें बिल्कुल भी क्लियरली फील हो सके कि ये जो काम है वो कितना गंदा है और कितना इंसल्टिंग है, यानी कि कितना इंसल्ट भरा है। ये सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है, ये ऐसी गंदगी है जो इंसान को अंदर से भी बुरा फील करवा सकती है। यहाँ पर डिह्यूमनाइजिंग नेचर भी क्लियरली दिखता है क्योंकि किसी को रोज़ ऐसी चीज़ों को हाथ लगाना पड़ता है और सोसाइटी उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करती, तो वो कितना ज़्यादा हर्टफुल होगा। आप ही सोच कर देखो कि आपको अगर किसी और की गंदगी साफ करनी पड़े तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, वो भी जब आपको बिल्कुल भी मतलब कि उस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, आपको किसी तरह की मतलब का किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। तब हमारे पोइट का इंटेंशन ये है कि हम इस गंदगी को यानी कि इस गंदगी की इमेज को हम इग्नोर ना करें, बल्कि हम समझ पाए कि ब्लैक वर्किंग क्लास को ऐसे काम में बांध दिया गया था। उनकी मेहनत से जो होटल है वो साफ सुथरा और चमकदार तो लगता था, पर उनकी खुद की लाइफ धुएं और स्लाइम में घिरी हुई थी। दोस्तों ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये दिखाकर हमारे पोइट बताना चाहते हैं कि ये जो अमेरिकन ड्रीम है ये सबके लिए इक्वल नहीं था। कुछ लोग शाइन कर रहे थे और कुछ लोग उनकी शाइन के पीछे चुपकर स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। फिर दोस्तों हमारी अगली कुछ लाइंस आती है। पार्ट ऑफ माई लाइफ, हे बॉय, अ निकल, अ डाइम, अ डॉलर, $2 अ डे, हे बॉय, अ निकल, अ डाइम, अ डॉलर, $2, बाय शूज़ फॉर द बेबी। दोस्तों यहाँ पर जब लाइन आती है पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो यहाँ पर हमारे पोइट सीधा बोल रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यानी कि जैसे गंदगी साफ करना, स्मोक झेलना, इंसल्ट फील करना, ये सिर्फ एक काम नहीं है बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। यानी कि मतलब वो इससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, ये टेम्पररी चीज़ नहीं है, ये डेली की रियलिटी है। पोइट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि जब कोई इंसान रोज़ रोज़ एक ही तरीके का स्ट्रगल करता है तो वो उसकी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाता है। फिर अचानक से जो है वो फिर से आता है हे बॉय, यानी कि फिर से यहाँ पर इंसल्ट दिखाई गई है। दोस्तों ये आवाज़ जो है वो ये जो ब्लैक वर्किंग क्लास है, यानी कि ये जो ब्लैक वर्किंग क्लास के जो लोग हैं उनके कानों में फिट हो चुकी है, यानी कि उनके कानों में बार बार गूंजती रहती है। इसका लॉजिक ये है कि चाहे वो अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहे, चाहे अपना दर्द मतलब कि बताना चाहे, फील करना चाहे, लेकिन सोसाइटी को उन्हें फिर से याद दिला देती है, यानी कि जो सोसाइटी है वो उन ब्लैक वर्किंग क्लास के लोगों को फिर से याद दिला देती है कि उनके नज़र में वो बस बॉय है, यानी कि एक छोटा आदमी है जिसे सिर्फ ऑर्डर दिया जा सकता है, इज्जत नहीं दी जा सकती। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया है अ निकल, अ डाइम, अ डॉलर, $2 अ डे, यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो पैसों का जिक्र करते हैं। दोस्तों ये जो निकल और डाइम है वो बहुत ही छोटे कॉइन्स होते हैं, मतलब कि बहुत ही कम पैसा होता है। $2 अ डे, ये हमें सुनने में सिंपल लग सकता है पर उस टाइम भी ये बहुत ही कम था, स्पेशली इतने हार्ड काम के लिए, यानी कि ये बहुत ही कम पैसा होता है। पोइट ये जो नंबर्स है वो इसलिए क्लियरली बोलते हैं ताकि हमें पता चले कि इतनी इंसल्ट और इतनी मेहनत के बाद भी पैसा बहुत ही कम मिल रहा है। दोस्तों ये एक तरीके से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को दिखाता है कि होटल में अमीर लोग तो रह रहे हैं पर जो काम कर रहे हैं उन्हें बस छुट्टे सिक्के मिल रहे हैं। फिर से यहाँ पर हे बॉय रिपीट होता है ताकि हमें फील हो पाए कि पैसा देते वक्त भी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, जैसे कि ये जो अमीर लोग हैं वो उन गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हो पैसा देके, वो भी उनकी मेहनत करने के बाद। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। फिर दोस्तों हमारी जो लास्ट लाइन आती है, अ निकल, अ डाइम, अ डॉलर, $2, बाय शूज़ फॉर द बेबी। दोस्तों यहाँ पर सबसे इमोशनल पॉइंट आता है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो जो थोड़ा सा पैसा भी मिलता है ना वो सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि बेबी के शूज़ के लिए है। मतलब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो ब्लैक लोग हैं ये सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चे के लिए बेटर लाइफ भी चाह रहे हैं। पोइट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि इतनी इंसल्ट के बाद भी अंदर एक फादर का प्यार है, एक जिम्मेदारी है। अमेरिकन ड्रीम जहाँ पर बोला जाता है कि मेहनत करो आगे बढ़ो, दोस्तों यहाँ पर टूट जाता है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी वो सिर्फ बेबी के शूज़ तक ही लिमिटेड है, कोई बड़ा सपना नहीं है।
हमारे पोइट का इंटेंशन ये है कि हम समझ पाए कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये डिग्निटी की बात है। एक इंसान जो इतना हार्ड काम करता है, इतना मुश्किल भरा काम करता है, उसे कम से कम रिस्पेक्ट तो मिलनी ही चाहिए। पर यहाँ पर उसे सिर्फ कॉइन्स मिलते हैं और हे बॉय की आवाज़ मिलती है। इस तरह हमें पोइट फील करवाना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रगल है वो सिर्फ बॉडी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि दिल और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली कुछ लाइंस आती है। हाउस रेंट टू पे, जिन ऑन सैटरडे, चर्च ऑन संडे, माय गॉड। दोस्तों यहाँ पर जब हमारी सबसे पहली लाइन आती है हाउस रेंट टू पे, तो यहाँ पर हमारे पोइट हमें याद दिलाते हैं कि ये जो $2 उन लोगों को मिलते हैं वो बस खर्च हो जाते हैं। सबसे पहले उन्हें घर का किराया देना पड़ता है, मतलब कि जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता भी है वो बेसिक ज़रूरतों में ही चला जाता है। कोई सेविंग नहीं है, कोई आगे बढ़ने का चांस नहीं है। दोस्तों इसका लॉजिक ये है कि वर्कर चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसकी लाइफ बस बिल्स भरने तक ही सीमित रह चुकी है। यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि पैसा आता तो है पर तुरंत चला भी जाता है। फिर आगे कहा गया है जिन ऑन सैटरडे। दोस्तों यहाँ पर जिन का मतलब है शराब, मतलब कि सैटरडे को शराब पीना दिखाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि ये एक तरीके से स्ट्रेस और थकान से थोड़ा सा मतलब कि भागने का तरीका है, भागने का जरिया है। पूरी वीक इंसल्ट और हार्डवर्क झेलने के बाद शायद वो एक दिन के लिए सब कुछ भूलना चाहते हैं, इसलिए वो शराब पीते हैं। पोइट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि जब जिंदगी इतनी ज़्यादा प्रेशर वाली हो तो इंसान कभी कभी गलत या फिर टेम्पररी रिलीफ वाली चीज़ें पकड़ लेता है, यानी कि गलत रास्ते पर चलने लगता है। दोस्तों ये भी एक तरीके से स्ट्रगल का ही हिस्सा है। फिर आगे बताया गया है चर्च ऑन संडे। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि संडे को वो चर्च जाते हैं, मतलब कि भगवान में फेथ रखते हैं। दोस्तों ये एक तरीके से होप का साइन है। यहाँ पर सैटरडे को शराब, संडे को चर्च, ये कॉन्ट्रास्ट हमारे लिए, मतलब कि ये जो पोएम है ये समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक साइड दर्द से भागना हमें दिखाया गया है, तो दूसरी साइड ऊपर वाले से वही लोग स्ट्रेंथ भी मांग रहे हैं, यानी कि ताकत भी मांग रहे हैं। पोइट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वर्कर की लाइफ सिर्फ काम और पैसा नहीं है, उनके अंदर गिल्ट भी है, फेथ भी है, होप भी है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक साथ चल रही है। वो परफेक्ट नहीं है पर वो टूटना भी नहीं चाहते। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। और दोस्तों जब लास्ट में बोला जाता है माय गॉड, तो दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली लाइन है। दोस्तों ये सरप्राइज भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। जैसे वो अपनी लाइफ देखकर बोल रहे हो कि इतनी मेहनत, इतनी टेंशन, बस रेंट, शराब और चर्च तक ही। ये दोस्तों इसमें थोड़ा सा शौक है, थोड़ा सवाल है भगवान से भी। हमारे पोइट का इंटेंशन यहाँ पर ये है कि हम उस इंसान के अंदर के प्रेशर को फील करें। वो सिर्फ कॉइन्स और काम नहीं है, वो एक इंसान है जो सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है बैलेंस बनाने के लिए। वो बैलेंस बनाना चाहता है अपने फैमिली, स्ट्रेस और फेथ के बीच में। दोस्तों ये जो लाइंस है वो दिखाती है कि ये जो अमेरिकन ड्रीम है, जहाँ पर बोला जाता है कि खुश रहो, सक्सेसफुल रहो, यानी कि मेहनत करो और खुश रहो और सक्सेसफुल रहो, यानी कि ऐसा जब दिखाया जाता है, वहाँ पर असल में उनकी जो लाइफ है, यानी कि जो ब्लैक लोग हैं, उनकी लाइफ बस गुजारा करने तक ही सीमित रह गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। फिर दोस्तों हमारी अगली कुछ लाइंस आती है। बेबीज एंड जिन एंड चर्च एंड वुमेन एंड संडे ऑल मिक्स विद डाइम्स एंड डॉलर्स एंड क्लीन स्पटून्स एंड हाउस रेंट टू पे। दोस्तों यहाँ पर जब बोला जाता है बेबीज एंड जिन एंड चर्च एंड वुमेन एंड संडे, तो यहाँ पर वो जो लोग हैं वो अपनी पूरी लाइफ के टुकड़े एक साथ रख रहे हैं। बेबीज मतलब बच्चे, यानी कि जिम्मेदारी और प्यार। जिन मतलब कि थकान और दर्द से भागने का थोड़ा सा तरीका, यानी कि दर्द से भागने की कोशिश। और चर्च का मतलब है फेथ और होप। और वुमन का मतलब है रिलेशनशिप, फैमिली और इमोशन। मतलब कि संडे मतलब एक दिन जो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा रेस्ट या फिर भगवान के नाम वाला होता है। ये सब चीज़ें अलग अलग लगती है पर उनकी लाइफ में सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। पोएट यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि एक इंसान की लाइफ सिर्फ जॉब नहीं होती है, उसमें फैमिली भी है, उसमें हैबिट्स भी है, उसमें हमारी आशाएं भी है, हमारी श्रद्धा भी है, यानी कि ये सारी चीज़ें मिक्स होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। फिर दोस्तों जब आगे हमारे पोइट बोलते हैं ऑल मिक्सड विथ डाइम्स एंड डॉलर्स एंड क्लीन स्पटून्स एंड हाउस रेंट टू पे, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मिक्स। मतलब कि ये सब फीलिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैसों और काम के साथ उलझी हुई है, यानी कि मिक्स हो चुकी है। डाइम्स एंड डॉलर्स मतलब कि छोटा पैसा जो मुश्किल से मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा काम करने के बाद भी क्या मिलता है, तो बहुत ही कम पैसा मिलता है, $2 मिलते हैं बस। क्लीन स्पटून्स मतलब कि वही गंदा काम, इंसल्ट भरा काम जो रोज़ करना पड़ता है। हाउस रेंट टू पे का मतलब है कि पैसा आते ही खर्च हो जाना। यानी कि पोइट का लॉजिक यहाँ पर ऐसा ये है कि
पूरी ज़िंदगी पैसों और काम के अराउंड ही घूम रही है। यानी कि बच्चों का जो प्यार है वो भी पैसों से जुड़ा हुआ है क्योंकि शूज़ खरीदने हैं। चर्च भी तभी जा पाएंगे जब काम करेंगे। रिलेशनशिप भी तभी चलेगा जब रेंट भरा जाएगा। मतलब लाइफ का हर एक सॉफ्ट और इमोशनल पार्ट भी हार्ड रियलिटी के साथ चिपका हुआ है। हमारे पोइट का इंटेंशन ये है कि हम समझ पाए कि ये सिर्फ वर्कर की स्टोरी नहीं है, बल्कि पूरे ब्लैक वर्किंग क्लास की लाइफ है। उनकी खुशी, उनका दर्द, उनका फेथ, सब कुछ उन छोटे कॉइन्स और इंसर्ट वाले काम के साथ बंधा हुआ था। ये जो अमेरिकन ड्रीम जहाँ पर बोला जाता है कि लाइफ फ्री और हैप्पी होगी, दोस्तों यहाँ पर ये जो बात है वो टूट जाती है। क्योंकि ये जो ब्लैक वर्किंग क्लास है, उनके जो लोग हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ मिक्स होकर एक हैवी बोझ बन चुका है। वो अलग अलग चीज़ें इंजॉय ही नहीं कर पा रहे। सब एक ही स्ट्रगल के अंदर घुल चुका है। यही हमारे पोइट फील करवाना चाहते हैं कि एक इंसान की पूरी दुनिया सिर्फ $2 और एक गंदे से काम में सिमट कर रह चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारी इनको 4-5 लाइंस में हमें समझाया गया था। अब दोस्तों इसके बाद जब हमारी लाइन आती है, हे बॉय, अ ब्राइट बोल ऑफ ब्रास इज ब्यूटीफुल टू द लॉर्ड। दोस्तों यहाँ पर जब फिर से बोला जाता है हे बॉय, तो समझ लो कि ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये पूरे सिस्टम की आवाज़ है जो उसे बार बार नीचा दिखाती है। हर बार जब वो अपनी लाइफ, अपने बच्चे, अपने फेथ के बारे में सोचता है, तब कोई ना कोई उसे याद दिलाता है कि सोसाइटी के लिए वो बस एक बॉय है। इस रिपीटेशन का लॉजिक ये है कि इंसल्ट जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो उसकी लाइफ का रेगुलर हिस्सा बन चुकी है। फिर जो लाइन आती है, अ ब्राइट बोल ऑफ ब्रास इज ब्यूटीफुल टू द लॉर्ड। दोस्तों यहाँ पर सरफेस पे देखो तो ऐसा समझ आएगा कि चमकता हुआ ब्रास का बर्तन भगवान को बहुत ही पसंद है, यानी कि ऐसा बोला गया है, आपको ऐसा लग सकता है। मतलब जब वो स्पटून का जो बर्तन है वो साफ कर दिया जाता है तो वो चमकने लगता है। तो लोग क्या कहते हैं कि अच्छा काम है, भगवान भी इससे खुश होगा। पर जब हमारे पोएट यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ताना मारकर कहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि लोग जो है वो वर्कर को रिस्पेक्ट नहीं देते, पर उसके काम की चमक को प्रेज कर देते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं। मतलब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, बस उसकी मेहनत का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये डीह्यूमनाइजिंग बात है कि इंसान तो पीछे रह गया लेकिन ऑब्जेक्ट आगे आ गया। इसका डीपर लॉजिक ये है कि रिलीजन का नाम लेकर भी सिस्टम को जस्टिफाई किया जाता है। जैसे कहा जा रहा हो कि तुम बस काम करो, साफ करो, चमकाओ, ये भी भगवान के लिए अच्छा है, भगवान इस चीज़ को देख रहा है। पर पोएट ये क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या सिर्फ चमकता हुआ ब्रास का मेटल यानी कि ब्रास का बर्तन ही ब्यूटीफुल है? जो इंसान उसे चमका रहा है, उसकी डिग्निटी, उसका दर्द क्या भगवान को दिखाई नहीं देता? यानी कि चमकता हुआ बर्तन तो भगवान को दिखाई देगा, लेकिन ये जो इंसान जो उसे साफ कर रहा है, उसकी जो लाइफ है, उसका जो दर्द है, क्या वो भगवान को नहीं दिखाई देगा? दोस्तों यहाँ पर उनका इंटेंशन ये है कि हमें सोचने पर मजबूर किया जाए। वो दिखाना चाहते हैं कि सोसाइटी ने कैसे काम को पवित्र बना दिया है, यानी कि कैसे गंदे काम को भी जो है वो सोसाइटी ने पवित्र दिखाया है। पर वर्कर को सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उनसे छीन ली है, उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी है। ये जो पूरी लाइन है, वो पोयम का जो दर्द है वो एक सिंपल सेंटेंस में दिखा देती है कि चमक को प्रेज मिलती है, चमक को तारीफ मिलती है, पर जो हाथ उसे चमकाते हैं उन्हें सिर्फ हे बॉय सुनने को मिलता है। यानी कि उन्हें क्या मिलती है? तो सिर्फ इंसल्ट मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन 2 लाइंस में हमें समझाया गया है। फिर दोस्तों हमारे पोएट कहते हैं, ब्राइट पॉलिश्ड ब्रास लाइक द सिंबल्स ऑफ किंग डेविड्स डांसर्स लाइक द वाइन कप्स ऑफ सोलोमन। दोस्तों जब पोएट बोलते हैं ब्राइट पॉलिश्ड ब्रास लाइक द सिंबल्स ऑफ किंग डेविड्स डांसर, तो यहाँ पर वो उस चमकते हुए ब्रास को कंपेयर कर रहे हैं बाइबल की कहानी से। दोस्तों किंग डेविड जब डांस करते थे तो उनके साथ जो है वो लोग बजाते थे। क्या बजाते थे? तो सिम्बल्स बजाते थे। दोस्तों सिम्बल्स जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से म्यूजिक निकलता है, और उस टाइम पर ये जो है वो बहुत ही चमकते थे और आवाज़ करते थे। यानी कि वहाँ पर जब किंग डेविड डांस कर रहे होते थे तो एक सेलिब्रेशन जैसा माहौल होता था, सेलिब्रेशन जैसा सीन होता था। अब पोएट यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि जो स्पिटून वर्कर है, जो साफ कर रहे होते हैं उस बर्तन को, वो भी इतना चमका रहे होते हैं जैसे कि कोई बहुत ही पवित्र चीज़ हो, जैसे कि बहुत ही स्पेशल चीज़ हो। लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ ये है कि लोग उसमें थूक रहे हैं, तो फिर उसको चमकाने की ज़रूरत क्या है? पोएट यहाँ पर एक ट्विस्ट बताते हैं कि सिंबल्स जो होते हैं वो सेलिब्रेशन का पार्ट होते हैं, पर ये जो स्पटून है वो तो गंदगी का बर्तन है। मतलब चीज़ चमक रही है पर असल में वो क्या है ये सबको पता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ताना मारने जैसा मतलब कि एक सेंस है, जिसमें पोइट हमें जो है वो मतलब कि हमें यानी कि सोसाइटी को मिरर दिखा रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों इसके बाद जब हमारी अगली लाइन आती है, लाइक द वाइन कप्स ऑफ सोलोमन। दोस्तों सोलोमन भी एक बाइबल का बहुत ही अमीर और पावरफुल राजा था। उसके जो वाइन कप्स होते थे यानी कि जिसमें वो शराब पीता था, वो भी बहुत ही मतलब कि रिच और रॉयल होते थे। तो वो कप्स कैसे होते थे? तो बहुत ही मतलब कि रॉयल टाइप के कप्स होते थे।
तो पोइट जो है वो ब्रास स्पटून को उन वाइन कप्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर लॉजिक ये है कि सोसाइटी को बस चमक दिख रही है जैसे कि कोई बहुत ही रॉयल चीज़ हो, पर असल में ये जो स्पिटून है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग थूकते हैं और जिसे ब्लैक वर्कर साफ करते हैं। हमारे पोइट का इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है, वो दिखाना चाहते हैं कि रिलीजन और हिस्ट्री के नाम पर लोग चमक को बड़ा बना देते हैं, पर उस चमक के पीछे जो इंसान झुककर काम कर रहा होता है उसकी कोई बात भी नहीं करता। दोस्तों, इस कंपैरिजन से एक बात क्लियर हो जाती है, एक बात हमें समझ आती है कि होटल में जो अमीर लोग होते हैं वो बैठकर खाते पीते हैं, ऑलमोस्ट राजा जैसी लाइफ जीते हैं, और वर्कर जो है वो उनकी गंदगी साफ करता है। तो एक तरफ राजाओं जैसी लग्जरी है और दूसरी तरफ मजदूरी और इंसल्ट है। पोइट ये सब कंपेयर करके ये बताना चाहते हैं कि जो सिस्टम है हमारा वो कितना ज़्यादा अनफेयर है। वो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि अगर ब्रास का बर्तन इतना पवित्र और रॉयल लग सकता है तो क्या उसके पीछे जो इंसान काम कर रहा है, यानी कि जो उस बर्तन को चमकाने वाला इंसान है, वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। यहाँ पर उनका मेन पॉइंट ये है कि चमक को मत देखो, उस चमक के पीछे पीछे जो झुका हुआ इंसान है, जो उस चीज़ को चमका रहा है, उसको देखो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब दोस्तों, इसके बाद हमारे जो पोइट है वो फिर से बोलते हैं, हे बॉय अ क्लीन स्पटून ऑन द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड। दोस्तों, यहाँ पर जब फिर से हे बॉय आता है तो समझ लो कि ये जो आवाज़ है वो अब उन लोगों के लिए बैकग्राउंड साउंड बन चुकी है। हर जगह हर टाइम उसे इसी नाम से बुलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी कभी भी उसे इक्वल इंसान की तरह देख ही नहीं रही। पोइट बार बार ये जो लाइन है वो रिपीट करते हैं ताकि हमें फील करवाया जा सके कि ये जो इंसल्ट है वो एक बार की नहीं है, रोज़ की बात है। फिर जब लाइन आती है अ क्लीन स्पटून ऑन द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड, तो दोस्तों यहाँ पर पोइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज बनाते हैं। दोस्तों, ऑल्टर वो जगह होती है चर्च में जहाँ पर सबसे पवित्र चीज़ रखी जाती है। अब सोचो, एक थूकदान, एक स्पटून जिसमें लोग थूकते हैं, अगर उसे ऑल्टर पर रख दिया जाए तो कितना अजीब लगेगा, कितना गुस्सा आएगा। यहाँ पर पोइट जो है वो जानबूझकर ये कंपैरिजन कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जब स्पटून चमक जाता है तो लोग उसे बहुत ही पवित्र और ब्यूटीफुल बोल देते हैं, जैसे कि भगवान के लिए हो, पर असल में वो एक ऐसी चीज़ है जो गंदगी से जुड़ी हुई है, लोग उसमें थूकते हैं। ये थोड़ा सा ताना है रिलीजन और सोसाइटी दोनों पर, जैसे सिस्टम से कहा जा रहा हो कि तुम बस साफ करो, ये भी भगवान का काम है। पर पोइट हमारे सच में पूछ रहे हैं कि क्या सच में ये भगवान का काम है। दोस्तों, इसका डीपर लॉजिक ये है कि सोसाइटी ने वर्कर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, पर उसके काम को रिलीजियस वर्ड से कवर कर दिया। मतलब इंसान को नहीं, ऑब्जेक्ट को अल्टर पर रख दिया। हमारे पोइट का इंटेंशन ये है कि हम इस आयरनी को समझे कि एक तरफ जो है वो चर्च में इक्वालिटी और प्यार की बातें होती है और दूसरी तरफ उसी सोसाइटी में एक ब्लैक आदमी को बॉय बोलकर उससे नीचा काम करवाया जाता है। तो अगर स्पटून को ऑल्टर पर रख दिया जाए तो क्या वो पवित्र हो जाएगा? और अगर इंसान उसे साफ करता है, यानी कि जो इंसान उसे साफ करता है, वो कब इस लायक बनेगा कि उसे सेल्फ रिस्पेक्ट की, मतलब कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत की जाएगी, उसे रिस्पेक्ट दी जाएगी और उसे पवित्र माना जाएगा? यही सवाल जो है वो हमारे पोइट हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं। फिर दोस्तों, हमारी आखिरी कुछ लाइंस आती है, अ क्लीन ब्राइट स्पटून ऑल न्यूली पॉलिश एट लीस्ट आई कैन ऑफर दैट कम हियर बॉय। दोस्तों, जब लाइन आती है अ क्लीन ब्राइट स्पटून ऑल न्यूली पॉलिश, तो यहाँ पर पोइट जो है वो फिर से उस चमक को हाईलाइट करते हैं। क्लीन ब्राइट एंड न्यूली पॉलिश मतलब कि वो जो बर्तन है, वो जो स्पटून है, वो इतना साफ है कि बिल्कुल नया लग रहा है। यहाँ पर एक तरफ देखो तो लगता है कि वर्कर ने अपना जो काम है वो बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही पूरी मेहनत से किया है। उसने जो भी, मतलब कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसने बेस्ट तरीके से किया। पर दूसरी तरफ सोचो तो इतनी मेहनत, इतनी केयर सिर्फ एक बर्तन के लिए, जहाँ पर लोग थूकते हैं, यानी कि जो बर्तन गंदगी के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रास्ट है यही हमारी पोयम का दर्द है। पोएट दिखाना चाहते हैं कि उनकी जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं है, पर सोसाइटी उसकी वैल्यू फिर भी बहुत ही कम करती है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं करती। फिर वो बोलते हैं एट लीस्ट आई कैन ऑफर दैट। इस लाइन में थोड़ा सा दुख भी है और थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, जैसे कि वो जो ब्लैक लोग हैं वो कह रहे हो कि मेरी लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मैं बड़ा गिफ्ट या फिर बड़ा काम ऑफर नहीं कर सकता, पर जो मेरे हाथ में है मैं उसे परफेक्ट बना सकता हूँ। दोस्तों, ये जो लाइन है वो दिखाती है कि इतनी इंसल्ट के बाद भी उनके अंदर एक गर्व है अपनी मेहनत पर। वो टूट कर काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। ये डिग्निटी का मोमेंट है, छोटा है पर इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से बताया गया है। और लास्ट में जब बोला जाता है कम हियर बॉय, तो फिर से वही इंसल्ट भरी आवाज़ आ जाती है। मतलब चाहे वो अपना काम, मतलब कि थोड़ा प्राउड फील करके करे, सोसाइटी उसे फिर भी नीचे खींच ही लेती है।
कम हियर का मतलब होता है इधर आ, यानी कि कम हियर वाला सेंस है इसमें कि इधर आ, जैसे सर्वेंट को बुलाया जाता है, किसी नौकर को बुलाया जाता है, उस तरीके से। दोस्तों इस रिपीटेशन का लॉजिक ये है कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो दबाई जा रही है। हमारे पोइट का इंटेंशन यहाँ पर ये दिखाना है कि सिस्टम उससे सिर्फ काम तक ही सीमित रखना चाहता है। वो अपनी तरफ से क्लीन ब्राइट स्पटून ऑफर तो कर सकता है, पर उसे कभी भी इक्वल इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये जो लास्ट कॉन्ट्रास्ट है, यही हमारी पोयम का मेन मैसेज स्ट्रॉन्ग बना देता है कि इंसान में टैलेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, पर सोसाइटी उसे बॉय कहकर पहचान उसकी छोटी कर देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है,